हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, है नहीं। अब आजकल थोड़ा गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आप उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त होंगे, है नहीं। तो आप सभी को जो है अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की जो क्लास रहने वाली है, वीडियो नंबर रहेगा 6 भैया, वीडियो नंबर 6 है, ठीक है। तो वीडियो नंबर 6 में एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं, जहां से ये मान के चलिए कि 100%, तो बिल्कुल 100%, यानी बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और उस टॉपिक का नाम है भैया नसर्ट समीकरण, है नहीं। नर्स इक्वेशन जो है उस पर एक क्वेश्चन 100% आता ही है, समझ रहे हैं ना। हालांकि नर्स इक्वेशन क्या होती है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ 2-3-4 बिंदुओं को पहले पढ़ना होता है, उसके बाद हम वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या है, यानी हम ये जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यहीं से शुरुआत होती है इसकी। हालांकि नसर्ट इक्वेशन को मतलब प्राप्त करने के लिए कह लो, या फिर उसकी उत्पत्ति करने के लिए 2 मेथड दिए हुए हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया मेथड है वो आपको हम कराते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव एक छोटी सी परिभाषा है, क्या होती है। देखो, जैसे कोई ये पात्र ले लिया आपने और इस पात्र में एक छड़ को डुबो दिया। ये छड़, हालांकि अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोड की बात करें, है नहीं, या सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, तो ये जो छड़ है इसको जब हम इसी के विद्युत अपघट्टई विलयन में डुबोएंगे, यानी ये कह सकते हो जैसे ये धातु की छड़ हो, मान लो कहे की हो भैया, धातु की। तो धातु, जिस धातु की ये छड़ है उसी धातु के लवण का अगर हम विलयन लेते हैं, इसमें भर देते हैं, तो एक अवस्था ये उत्पन्न होती है कि इस धातु की छड़ और जो भी विलयन हमने भरा होगा, जो भी विलयन भरा होगा उसकी सतह के मध्य, यानी ये उनकी सतह के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, है नहीं। एक प्रकार का विभव उत्पन्न होगा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, समझ रहे हो ना। तो जरा भाषा लिखते हैं, देखो, जब किसी, हम देखो यहाँ पर धात्विक लिख रहे हैं, धात्विक का मतलब धातुओं से बना, है नहीं। जब किसी धात्विक क्षण को, क्षण मतलब इलेक्ट्रोड को, ठीक है, ये क्षण बोले इलेक्ट्रोड बोले बात एक ही होती है। जब किसी धात्विक क्षण को उसी, या उसी ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, धात्विक क्षण को विद्युत अपघट्टई विलयन, विद्युत अपघट्टई विलयन, लाइव चला लें थोड़ा, है नहीं, बढ़िया रहेगा। देखा ना साहब, बढ़िया देखा होगा। हाँ, विद्युत अपघट्टई विलयन में डुबोया जाता है, विलयन में डुबोया जाता है, तो क्षण व विलयन की सतह के मध्य। अब देखो, ये की सतह और विलयन, यहां भी कंफ्यूजन रहता है कि सर विलयन और क्षण के मध्य होगा या फिर विलयन की सतह और क्षण के मध्य होगा। तो भैया दोनों बातें अपनी जगह पर उचित हैं। विलयन होगा तभी उसकी सतह होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि सतह हो और विलयन ना हो। तो हम विलयन भी कह सकते हैं, यानी क्षण व विलयन के मध्य, विलयन के मध्य उत्पन्न विभव को, उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, ये समझ लेना ना, इलेक्ट्रोड विभव पूरा लिख देते हैं वरना तुम लोग इलेक्ट्रॉन समझोगे। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये तो बात समझ में आई होगी भैया, सभी को ना समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया कहते हैं। अब एक चीज सुनो, इसे अब इलेक्ट्रोड की अंग्रेजी हम देखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड, और विभव को पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल, है नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित
करते हैं। ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं भैया जो हमारे लिए ठीक उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे फीवर में पैरासीटामॉल। हमने कहा था गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन लग रहा मिली नहीं है, उमस ज्यादा हो गई। ये बात तो समझ में आई होगी। ये क्षण है, ये विलयन है, इनके मध्य जब कोई विभव उत्पन्न हो जाता है तो हम उसे ही कह लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब एक चीज समझो, ये मानक क्या होगा? मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि टेम्परेचर जो रहेगा, यानी ताप 298 केल्विन व पूरा लिख लो, यानी 298 केल्विन ताप पर, ऐसे लिखो 298 केल्विन ताप पर जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्टयी विलयन में डुबोया जाता है तो उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है बच्चे, ये तो बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। एक चीज सुनो, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। भाषा अगर जैसे आप तैयार करते हैं कि सर रटना भैया बिल्कुल नहीं, हमने शुरुआत में ही बताया था आपको, समझना है। सिर्फ जो परिभाषा इसकी है वही परिभाषा इसकी है, बस इसमें मानक आ जाती है अवस्था। मानक अवस्था का मतलब टेम्परेचर जो होता है 298 केल्विन हो जाएगा, और विद्युत अपघट्टयी जो विलयन में डुबोया जाता है उस विलयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो 1 मोलर हो जाती है। हालांकि हमने यहाँ पर देखिए जिक्र किया नहीं, भूल गए। ताप पर जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्टयी विलयन इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। अब आप समझ लेना है नहीं कि विद्युत अपघट्टयी विलयन जिसकी सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर हो, में डुबोया जाता है तो उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 हम अपनी भाषा में E0 कह रहे हैं, कुछ लोग इसको E0 कहते हैं, तो आपका जो माना है भैया वो कह लेना, है नहीं, स्वतंत्र हैं आप इसके लिए। E0 से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों भाषाएं समझ में आई? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ, देख लेते हैं एकदम, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, बात समझ गए? अब एक चीज सुनो, अब आता है एक विद्युत वाहक सेल। इसी के बाद क्या आता है? विद्युत वाहक सेल। देखो भैया, इस वाले वीडियो यानी 6 नंबर वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो नंबर 5 को पहले देख लीजिएगा, तब ये चीजें कुछ समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो नंबर 5 के कुछ चीजों को हम उठा के यहाँ पर रखेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप समझेंगे, फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा। विद्युत वाहक सेल यानी इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्टकट में इसी को कहते हैं EMF। क्या कहते हैं भैया? EMF कहते हैं। ये बहुत काम का है, ये जो है बहुत काम का है, समझ रहे हैं ना? क्या काम का है सुनो, जब यानी खुले, लिख लो, खुले सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो
तो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव ही ईएमएफ कहलाता है, या फिर विद्युत वाहक शेल कहलाता है, विद्युत वाहक शेल कहलाता है। बात समझे ना? इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, ई सेल से या फिर ईएमएफ से प्रदर्शित करते हैं। ये बातें तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आई होंगी, है ना? ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। खुले सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव ही विद्युत वाहक शेल कहलाता है। इसे विद्युत वाहक बल होगा भैया, सेल नहीं होगा, है नहीं? त्रुटि बस है थोड़ा सा, तो ये फोर्स लिखा हुआ है ना, देखो, सेल नहीं बल होगा, विद्युत वाहक बल। ये चीज आप लोग थोड़ा समझेंगे, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, नहीं मिस्टेक तो होना आम बात है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। खुले सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभव ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, हालांकि एक हमने ग्रुप बताया था, उसमें कमेंट आए थे कि सर जो है मतलब उसके 720 पर देखना पड़ता है, गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। भैया तो आप एक काम करिए, हमेशा घर में ही नहीं रहते होंगे, है नहीं? आप कहीं बाहर निकलते होंगे, छत पर जरूर निकलते होंगे। ऐसा कोई गांव ही नहीं है जहां पर छत पर नेटवर्क बढ़िया ना मिलते हो, है नहीं? हर जगह 5G मोबाइल है, लगभग में 4G कह लो, मान लो, है नहीं? तो भैया जब आप कहीं बाहर निकलें, ये सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए हम दे रहे हैं। हम चाहते तो ऐप में भी आपको क्लास प्रोवाइड कर सकते थे, है नहीं? लेकिन फ्री में हमारा एक उद्देश्य था कि हम फ्री में एकदम सेवा आपकी करेंगे, तो आपकी सेवा में तत्पर हैं, हाजिर हैं एकदम, है नहीं? तो अब वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए बढ़िया हाई क्वालिटी में, तब आराम से घर पर देख लीजिए बैठ के। कोई समस्या इसमें उम्मीद करते नहीं होगी, है नहीं? ये तो साधारण सी बात है भैया, आपको मैनेज करना चाहिए। वही बात है कि खाने के लिए तो फिर चाहे जो कुछ हो, और ना खाने के लिए तो बहुत सारे बहाने, नमक नहीं है, तेल नहीं डाला, हल्दी नहीं पड़ी, मिर्चा नहीं पड़ा, ऐसा भी हो सकता है, या आलू हमें अच्छे नहीं लगते, अरहर की दाल हमें अच्छी नहीं लगती, तो बहाने बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन पढ़ाई करने के लिए सारे बहानों को एक पास कर दीजिए, तभी कुछ हो सकता है। और माँ बाप आपके उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो उस उम्मीद को क्या कहते हैं कि दलदल में न डुबो। दलदल मतलब पानी और मिट्टी का वो मिश्रण होता है वहां पर। तो अगर दलदल में कोई आदमी चला गया ना, फिर तो वहां से निकल के नहीं आएगा बाहर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और भैया वीडियो को कहीं बढ़िया जगह पे डाउनलोड कर लो, आराम से घर में बैठ के देखो। और ज्यादा MB के भी नहीं होते हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 नहीं 2 GB तक का वीडियो रहता है, 1.5-2 GB में वीडियो रहता है। इससे कम में फिर क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो बढ़िया डाउनलोड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिएगा और नोट जरूर करिएगा साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे कुछ बढ़ते हैं। कर लिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो भैया, बुखार का कहर जो है बड़ी जोरों से टूट रहा है। अभी दवाई खा के आए, देखो पसीना एकदम से निकल रहा है, है नहीं? दिख रहा होगा साफ साफ। अब एक चीज सुनो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना, इसको समझना आवश्यक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन हो, अब ये परिवर्तन कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है? भाई यहाँ पर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सब ये कह सकते हो कि रासायनिक सेल को कोरिलेट कर रहे होंगे, है नहीं? जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो रासायनिक सेल किससे जुड़ी हुई होंगी, विद्युत अपघटनी सेल से नहीं, रासायनिक सेल से जुड़ी हुई होंगी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन हो तो जैसे मान लो आपके पास कोई एक मेटल थी M नाम की, और उसे आपने
डुबोया पानी में हालांकि नहीं डुबोया, कोई जैसे लवड़ था आपके पास, क्या था, कोई लवड़ था एम नाम का, उसको आपने पानी में डुबोया, तो जरूर ये बात तो तय होगी कि एम पर प्लस आ रहे होंगे, क्योंकि एम एक मेटल है, मेटल से बना हुआ कोई टार्टनी लवड़ था, जब उसको आप पानी में डुबोगे तो एम जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देगा, इस स्थिति में पहुंचेगा। अब जरूरी नहीं कि सर यहाँ पर दो ही प्लस हो, ये प्लस एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, है ना, उस अपनी अवस्था के आधार पर हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर जनरली सामान्यतः यहाँ पर दो प्लस लगाए हैं, यानी जब ये परिवर्तन होगा तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब ये एक परिवर्तन है, मान लो कि दूसरा जो परिवर्तन हुआ इस प्रकार का कुछ होता, ये बन रहा होता, तो वहां पर अपचयन होगा, है नहीं। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड कितने हैं, दो, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, तो ये इलेक्ट्रोड है और इसका मान लो हम इलेक्ट्रोड जो ले रहे हैं वो कैथोड वाला ले रहे हैं, तो कैथोड यहां लिख लो, कैथोड वाला। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड वाला है और इधर देखें तो इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड वाला है, कैसा है भैया, एनोड वाला है। अब हमने कैथोड पर क्या बताया था और एनोड पर क्या बताया था, या फिर ये कह लो इसको एनोड लिख लो, आप थोड़ा एक बताने के लिए अभी बताते हैं कि हमने इसको बदला क्यों। हमने विद्युत अपघटनी सेल नहीं, रासायनिक सेल में ये कहा था कि एनोड हमेशा बाएं रहता है, यही तो बताया था, वो लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं, तो एनोड बाएं रख लिया और कैथोड को दाहिने रख लिया। एनोड पर हमने बताया था हमेशा जो है ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड पर जो भी विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, समझ रहे हैं ना। एनोड पर जो भी विभव उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, और कैथोड पर जो भी उत्पन्न होगा विभव उसे हम कहेंगे अपचयन विभव। यानी ऑक्सीकरण विभव को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ओपी से प्रदर्शित करते हैं, और कैथोड है तो रिडक्शन होगा, इस पर अपचयन होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन पोटेंशियल यानी आरपी से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का अगर हम संबंध आपस में देखते हैं तो जो अपचयन है वो ऋणात्मक साइन के साथ में होता है, यानी अब ये दोनों आपस में बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपचयन विभव दे रखा है तो हम माइनस से अगर वहां पर गुणा कर लें तो ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा, और ऑक्सीकरण विभव दे रखा है उसमें माइनस से गुणा कर दें तो अपचयन विभव हो जाएगा। यानी विभव जो हैं उनको परिवर्तित करने के लिए ऐसी स्थितियां आती हैं, तो ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसे समझ लीजिए, समझे ना। अच्छा एक चीज और समझो, ये नोट नंबर 1 है और ये नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 हमने कहा कि ई सेल जो है, ई सेल की बात अगर हम करें, ई सेल की अगर हम बात करें भैया तो ई सेल क्या है जानते हो? ई सेल का मतलब है कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ये जो बराबर होगा ये ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है हमेशा। कोई फार्मूला है, कोई भी जो है वो है क्या कहते हैं, कोई भी समीकरण है सेल की, सब में यही अप्लाई करते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी हम इसको भी लिख लेंगे, या फिर एक परिभाषा विद्युत वाहक सेल की और लिख सकते हैं कि कैथोड का विभव, कैथोड के विभव व अपचयन के विभव के अंतर को, नहीं, कैथोड और एनोड के विभव का अंतर जो है वो भी विद्युत वाहक बल है, लेकिन कब कब होगा, जब कोई विद्युत धारा सेल में प्रवाहित ना हो रही हो। तो आप इस सूत्र को जरूर लिख लीजिएगा, इसका मतलब जानते हो क्या है, कैथोड का विभव, कैथोड का विभव है भैया, और ये एनोड का विभव है, एनोड का विभव है, और ये सेल का विभव है, सेल का विभव। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज आपको ये समझनी है कि अगर हम मानक अवस्था में देखें, कौन सी अवस्था भैया, मानक अवस्था में देखें, मानक अवस्था में अगर हम देखें तो मानक सेल का विभव होगा, मानक सेल का विभव होगा, मानिए मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा या मानक सेल का विभव होगा, तो ई नॉट ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये भी एक फार्मूला है,
ये बातें तो क्लियर हो रही होंगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। ये साधारण लिखा हुआ है, ये मानक अवस्था में लिखा हुआ है। मानक अवस्था की बात अगर हम करें तो भैया 298 केल्विन ताप रहता है और 1 मोलर सांद्रता रहती है। समझ रहे हो ना? आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम बताते हैं आपको कुछ और नया। कर लिया होगा भैया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, बहुत सरल मेथड आपको हम बताने वाले हैं और इसलिए इस मेथड को बता रहे हैं क्योंकि कक्षा 11 से जुड़ा हुआ है। कक्षा 11 का मतलब भैया है कि जो हमारा चैप्टर था ऊष्मागतिकी, वहां से जो है जुड़ा हुआ है। वीडियो नंबर है 6। देखो, सेल विभव व गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। बहुत बढ़िया संबंध है, ये ध्यान रखना। गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, ठीक है। अब एक चीज समझो जरा, जब किसी इलेक्ट्रोड पर, ये पूरा लिख लो, जब किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त या अवशोषित हो रहे हों, यानी ये कह सकते हो किसी इलेक्ट्रोड पर, ये बात सही रहेगी ज्यादा, जब हटाओ, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या अवशोषित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी भैया? सेल में विद्युत धारा की मात्रा हो जाएगी NF। क्या हो जाएगी? NF हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? क्या हो जाएगी? NF हो जाएगी। अब जिस सेल में विद्युत धारा की मात्रा NF है, उसी सेल में, यानी उसी, या और लिख लो चाहे, और सेल का विभव E हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य ये किसके द्वारा काम किया जाएगा? सेल द्वारा किया गया कार्य। यहाँ लिख सकते हो, सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा भैया? NFE हो जाएगा। NFE हो जाएगा। W बराबर NFE हो जाएगा। अब एक चीज समझो, जब ये कार्य किया जा रहा होगा तो सेल की जो मुक्त ऊर्जा होगी उसका व्यय हो रहा होगा। बात को जरा ढंग से समझना है। यहाँ पर ये सेल द्वारा कार्य W बराबर NFE हो गया। N मतलब मुक्त या अवशोषित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F मतलब फैराडे कांस्टेंट होता है, और E मतलब सेल का विद्युतवाहक बल है। समझ रहे हैं ना? ऐसी स्थिति में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होगी उसका जो व्यय होगा, व्यय मतलब खर्च होगा, तो उस अवस्था में किया गया कार्य W बराबर ये होगा। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर, इस अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा व्यय होती है। क्या होती है? व्यय होती है। अर्थात
अर्थात यानी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है भैया उसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा जी से। काहे से प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा जी से। और जो व्यय होना होता है ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शाते हैं, यानी माइनस डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा भैया NFE। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब इसमें भी मानक अवस्था आएगी। मानक अवस्था पर अब जब ये खाली गिब्स ऊर्जा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो मानक अवस्था में क्या आएगा भैया? डेल्टा जी नॉट NFE नॉट, यही तो आएगा। हम यहां से अगर E नॉट की वैल्यू निकालें तो E नॉट की वैल्यू क्यों निकालें, छोड़ो। अच्छा, ये सब होता कैसे है? यहां से देखो, यानी मानक अवस्था कब आती है? मानक अवस्था भैया आती है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, मानक अवस्था तब आती है जब E बराबर हम यहां से देखें तो माइनस डेल्टा जी NF हो जाएगा, है नहीं? अब F तो आवेश है, मान लो फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक है। तो अगर इसमें हम देखें माइनस का जो डेल्टा जी बटे एन है वो स्वतंत्र गुणांक है। क्या है भैया? स्वतंत्र गुणांक होने के कारण जब ये स्वतंत्र गुणांक होगा तो जो मानक अवस्था मतलब जो ये जब ये मानक गुणांक होगा तो नहीं, बात जरा समझो, हम कुछ हालांकि अपने लाइन पर हैं, आप जरा समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा E बराबर इतना लिख सकते हैं ना, यहां से E बराबर G बटे NF पहुंचेगा नीचे। ये जो माइनस का डेल्टा G और बटे में N लिखा हुआ है ये एक स्वतंत्र गुणांक है होने के कारण मानक अवस्था प्रकट होती है, और मानक अवस्था पर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? डेल्टा ये पूरी इक्वेशन में फिर G और E जो लिखा हुआ है ये नॉट सिर्फ लग जाएगा। इसकी बात अगर हम करें तो E भैया यहाँ पर क्या है? विद्युत वाहक बल, और E नॉट क्या है? तो मानक विद्युत वाहक बल है, या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हो आप। ठीक है, सेल की बात है, ये ध्यान रखना। आप इतना स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम कुछ आगे आपको बताते हैं। कर लिया होगा ना? बहुत बढ़िया भैया, आगे देखो। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, है नहीं? आज का थोड़ा वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि हम पूरा नसर्ट समीकरण पढ़ा देंगे जब, तब ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे सुनिए। अब एक चीज यहाँ एक हेडिंग डालोगे आप, क्या डालोगे भैया? नसर्ट समीकरण की उत्पत्ति। ये इंटर के छात्रों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला समीकरण है भैया। हालांकि क्या इसका डेरिवेशन पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है नहीं? डेरिवेशन कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन इस पर सवाल आते हैं। समझ रहे हैं ना आप? सवाल जरूर पूछा जाएगा। यानी हम ये कह लें, यही जो नसर्ट समीकरण की उत्पत्ति है इसी को हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत वाहक बल में संबंध। ये भी कह लेते हैं, क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत वाहक बल में संबंध, ये भी कह सकते हैं। यानी लिखोगे यहाँ पर वैज्ञानिक नसर्ट ने सेल के विद्युत वाहक बल व मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य एक संबंध स्थापित किया। जिसे नसर्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नसर्ट समीकरण कहते हैं। देखो आज का टॉपिक बहुत ही गोल्डन है भाई, इसको जरूर जो है देखिएगा आप लोग, और वीडियो भाई मेरे पूरा देखा करो, तभी कुछ बातें आपकी क्लियर हो पाएंगी। अब जरा समझो यहाँ पर
कक्षा 11 में आपने पढ़ा था गिब्स मुक्त ऊर्जा व अच्छा, इसको बाद में थोड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे करते हैं देखो, माना एक उत्क्रमणीय सेल लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? उत्क्रमणीय सेल स्मॉल a प्लस ए स्मॉल b कैपिटल B गिव्स आउट स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। ये a b c d जो स्मॉल वाले हैं ना, इनकी जगह पर आप m1 m2 n1 n2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो वो कर दें। m1 n1 m2 n2 है तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से ये जानते नियम क्या कहता है? कहता है कि किसी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल तथा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। यानी साम्य स्थिरांक Kc बराबर उत्पाद मतलब C और D बटे में A व D। अब ये जो M1 N1 है और M2 N2 है, ये भैया जानते हो क्या है? ये स्टाइकियोमेट्री गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? स्टाइकियोमेट्री गुणांक होते हैं। यानी अगर हम यहाँ देखें, यानी ये बड़ा ब्रैकेट है ना, जो बड़ा ब्रैकेट जो है भैया, ये सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाता है और सक्रिय द्रव्यमान एक प्रकार की मोलरता होती है। क्या होती है? मोलरता होती है। या अब देखो, सारी बातें हम लिख नहीं रहे, आप चीजों को नोट करिएगा। और ये एक प्रकार की मोलरता है जो कि सांद्रता की तरीके से पेश आती है और इसका भी मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है। अब जिस भी पदार्थ को आप इसके भीतर लिख दोगे, ये उसके सक्रिय द्रव्यमान को व्यक्त करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने C को इसके भीतर लिखा, यानी ये C का सक्रिय द्रव्यमान बटे D का सक्रिय द्रव्यमान, A का सक्रिय द्रव्यमान बटे B का सक्रिय द्रव्यमान। ये समीकरण हमने बना ली एक। क्या बनाई भैया? एक बनाई। यह ना बनाओ समीकरण हटाओ, कोई मतलब नहीं इसका। और जहां M1 M2 व N1 N2 स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। क्या है बाबू? स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। अब एक चीज सुनो, ये पूर्ण संख्या में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? पूर्ण संख्या में रहते हैं, गुणांक हैं। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा, लेकिन 1/2 3/2 नहीं हो सकता है। अगर है भी तो उसे बैलेंस करना होता है। यानी Kc साम्य स्थिरांक, Kc जो है भैया हमारा ये साम्य स्थिरांक है और ये हमारा पूरा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये नियम आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं तो वहां से थोड़ा समझ में आपको क्लियर आएगा। पढ़ लिया होगा भैया? बहुत बढ़िया, बिगाड़ रहे हैं। ठीक है। हम चाहते हैं अगर तो नसरत समीकरण को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कहा हम उसको डिराइव करके आपको बताएंगे कि कैसे ये वैल्यू आती है। कोई मतलब है उसका? नहीं मतलब है। कहीं पूछा जाता है? नहीं पूछा गया आज तक, उस पर सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, है नहीं। लेकिन फिर भी आप जैसे मान लो हमारे तरीके से कहीं बोर्ड पर आना चाहेंगे तो फिर थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे पूरा ज्ञान ले पाए, जो हमारे पास 2 अक्षर का ज्ञान है। अब अगली हेडिंग क्या, उसी में पॉइंट लगाना है। गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक में संबंध, ये आपके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से पॉइंट रहेगा। तो जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है भैया, उसको हम कहते हैं डेल्टा जी। क्या कहते हैं? डेल्टा जी कहते हैं। और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है वो डेल्टा जी नॉट होती है नहीं। और प्लस में
प्लस में NT बटे RT बटे N होता है, RT बटे N होता है। ये कक्षा 11 के हिसाब से सिर्फ N होता है, लेकिन हम 12 के हिसाब से देखो तो NF भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। और log E और साम्य स्थिरांक होता है। ये समीकरण हमारी है कक्षा 11 के ऊष्मागतिकी चैप्टर में आपको पढ़ाई जाती है, समझ रहे हैं ना। अब एक चीज सुनो, डेल्टा जी व इसके मान अगर हम रख दें, डेल्टा जी व डेल्टा जी नॉट के मान रखने पर जब हम मान रखेंगे भैया तो माइनस NFE बराबर माइनस NFE नॉट प्लस RT बटे NF log E AC हो जाएगा। ये माइनस देखिए इधर है तो इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद में हम क्या करेंगे, कॉमन लेने के बाद में हम क्या करेंगे, एक चीज समझो जरा, यहां समझेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमने जो लिखा था ये समीकरण आप सिर्फ लिखो, है ना, सिर्फ समीकरण आप ये वाली लिखो। अब एक चीज देखो, यहाँ भी NF है, यहाँ भी NF है और यहाँ भी NF है, यानी दोनों पक्षों में NF से भाग करने पर ये NF अभी नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। समीकरण लेती सिर्फ यहाँ NF से जब भाग करेंगे, माइनस के NF से लिख लो भाग करने पर, जब यहाँ भाग करोगे तो सिर्फ E बचेगा, इधर भाग करोगे भैया सिर्फ E नॉट बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, RT बटे क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। अब आपको शायद बात पूरी क्लियर आई होगी। और ये क्या बनेगा हमारा log E AC, समझ में आया ना। ये सेल है और ये भी सेल है, बस ये मानक है और ये साधारण है, सिंपल है। अब एक चीज सुनो, log की जो वैल्यू होती है ना, उसका अगर हम बेस E को बेस 10 करना चाहें तो वहां पर हमें 2.303 से गुणा करना पड़ता है। इसकी जगह पर अगर हम ये शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT, देखिएगा जरा ढंग से, 2.303 RT बटे NF और log 10, और KC की वैल्यू को उठा के रख दें, KC की वैल्यू को वापस कर दें, यानी C की घात M2 B की घात N2 बटे A की घात M1 और B की घात N1, समझ में आया ना। तो इसको हम कहते हैं भैया सामान्य समीकरण, यानी नसर्ट समीकरण का ये सामान्य रूप है। कैसा रूप है, सामान्य रूप है। क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्वेश्चन भैया यहाँ से भी बन सकता है, ध्यान रखना, है नहीं। यहाँ का मतलब ये ई वाला हटाओगे, जब ये वाली वैल्यू रखोगे तब वहां से केसी पर क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो ये नसर्ट समीकरण का जो है सामान्य रूप है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ n तो पता ही है आपको, सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n की बात करें भैया तो सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। r की बात करें भैया तो गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है, और इसकी वैल्यू 8.314 जूल प्रति केल्विन और प्रति मोल होता है, ठीक है। ये वैल्यू है। अब आप कहोगे सर ये आर की वैल्यू और मैंने पार्ट 1 में आर की वैल्यू पढ़ी थी, भैया वो तो अलग अलग है। देखो वो दाब के लिए था और ये ऊर्जा से संबंधित आर की वैल्यू है। और टी की बात करें तो परमताप है, क्या है भैया, परमताप। काहे में रहेगा तो केल्विन में रहता है। और एफ की बात करें तो फैराडे नियतांक है, क्या है, फैराडे नियतांक है। वैल्यू होती है 96,500 कूलाम प्रति मोल होगा, इसका मात्रक कूलाम प्रति मोल होगा, ठीक है। बढ़िया, समझ में आया ना, ये पूरा आपको समझ में आया, ठीक। अब देखो जो भी हम काम करेंगे इसी के आधार पर आगे करते हैं, है नहीं। इस समीकरण को थोड़ा और हम सरल भी कर सकते हैं। देखो
सरल कब करेंगे? जब R बराबर 8.314, T बराबर 298 व F बराबर 96,500 रखते हैं, तो आप रख के देखिएगा, है नहीं, आप जो है कहाँ रखेंगे भैया, तो इस वाले समीकरण में रखेंगे, यानी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 8.314 और टी की वैल्यू की बात करेंगे तो 298 है, और बटे की बात करेंगे तो भैया एन हमें पता नहीं होता है अभी, कोई समीकरण हम जब लेंगे तभी पता चलेगा कि एन की वैल्यू कितनी है, और 96,500। और इधर क्या लिखा हुआ है, लॉग 10 सी की घात m2 और डी की घात n2। दिख रहा ना, ये दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा होगा, साफ नहीं दिख रहा है। एक काम करो, इसको हटाओ, बाद में भी बता रहे हैं, बढ़िया साफ दिख नहीं पा रहा है, इतना तो साफ दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना स्क्रीनशॉट, इसमें तो साफ दिख रहा सब, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे देखो, हमने कहा जो सामान्य समीकरण है भैया, सामान्य समीकरण जो है वो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग C की घात m2 D की घात n2 बटे में A की घात, ये घात का मतलब घात हम सिर्फ कह रहे हैं, आप गुणांक बोलेंगे इसका m1 और b का गुणांक होगा n1, ठीक है। अगर हम r की वैल्यू 8.314 रख दें, t की वैल्यू 298 केल्विन रख दें और f की वैल्यू 96,500 रख दें, तब क्या मिलेगा, यानी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 गुणे में 8.314 गुणे में 298 और बटे में भैया n जो है ना, वो हमें तब पता चलेगा कि हम जब कोई सेल लेंगे, कॉमन रहता है वैसे, 96,500 लॉग C की घात m2 D की घात n2 और A की घात m1 व B की घात n1 हो। अब देखो इसका जो हल है भैया, इस पूरे का जो हल है ना, इस पूरे का जो हल है वो माइनस का होता है 0.0591 बटे n तो हमारा ये वाला रहेगा ही, यानी इस पूरे को जो हम सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आती है, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ये पूरा। समझ रहे हैं, ये भी सामान्य रूप ही है, लेकिन ये सामान्य रूप का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। कैसा है? अपडेटेड वर्जन है, यानी कि हम यहाँ से जब कोई क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, तो हमें जो है ये बाकी की वैल्यू का कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। डेनियल सेल के लिए नसर्ट समीकरण कर लीजिए फटाक से। कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो सोच रहे हैं कि कम समय में अपनी बातें कह लें हम आपसे। देखो, डेनियल सेल के लिए नसर्ट समीकरण। एक बार बताओ, सेल क्या था? इधर हमने कहा था जिंक रहेगा हमेशा, ये उसका फेस होता है, यानी ये दर्शा रहा है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2+ बनाता है। ये इस तरीके से एक अर्ध सेल बना। ये
ये क्या बना, अर्ध शेल बना। इसी प्रकार कॉपर डबल प्लस जो है इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर बना में कन्वर्ट हो जाता है, और इन दोनों अर्ध शेलों को बीच में लवण जो ब्रिज है, लवण सेतु जो है वो कनेक्ट करता है। लवण सेतु का प्रमुख कार्य होता है कि दोनों अर्ध शेलों की सांद्रता को बैलेंस करना, समझ रहे हैं। उस लवण सेतु में क्या भरा होता है, तो KCl या पोटेशियम नाइट्रेट का गाढ़ा विलयन भरा होता है, जिसे हम एगार एगार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एगार एगार वाला ध्यान रखना, 1 नंबर बहुतलवी में पूछा जाता है। तो ये कैसी फॉर्म होती है भैया, तो ये एक्वियस होती है, ये सॉलिड होती है, ये भी एक्वस होती है और ये भी सॉलिड होती है। एक्वस का मतलब होता है कि जलीय विलयन। अब एक चीज समझो, अगर इसकी हम सांद्रता 1 मोलर ले लें और इसकी भी सांद्रता कितनी ले लें, 1 मोलर ले लें, तो अब ये क्या है, तो ये पूरा एनोड है, क्या है, एनोड है पूरा। और इधर की बात करेंगे तो ये क्या है भैया, ये कैथोड है। ये क्या है, तो कैथोड है, समझ में आया ना। हाँ, यहाँ अगर हम देखें तो इसका जो अपचयन विभव होगा, यानी इसका जो विभव होगा वो होगा E0, लिखेंगे ना, लिखो, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम जो बताना चाह रहे हैं वो सिर्फ आप समझिए, ये बातें आपकी सारी क्वेश्चन में क्लियर हो पाएंगी। अगर हम यहाँ से देखें तो हम, ये तो हालांकि सेल अभिक्रिया लिखी हुई है, अगर हम इसी की रेडॉक्स अभिक्रिया लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया अगर लिखें यहाँ से तो क्या बनेगी, Zn प्लस Cu डबल प्लस प्लस गिव्स आउट Zn डबल प्लस और Cu। यहाँ से अगर हम साम्य स्थिरांक Kc का मान निकालते हैं भैया, तो उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद की वैल्यू ये देखेंगे और अभिकारक की वैल्यू ये देखेंगे। अभिकारक की वैल्यू भैया ये देखेंगे, समझ रहे हैं ना, समझ रहे इतना। ये Kc की वैल्यू है और ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। वो चीज हमने नहीं लिखी, एक्वस सॉलिड, ये आप तो समझिएगा। एक चीज समझो, कॉपर और जिंक ठोस होने के कारण, कॉपर और जिंक कैसे हैं, तो ठोस हैं। कैसे हैं भैया, ठोस हैं होने के कारण इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगा, यानी इनका जो सक्रिय द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, गैसों का भी सक्रिय द्रव्यमान कितना रहता है, 1 रहता है। यानी इस वैल्यू को अगर हम उठा के यहाँ रखते हैं तो Kc बराबर हमारा क्या मिलेगा, Zn डबल प्लस बटे में कॉपर डबल प्लस। कॉपर वाले को क्या कहते हैं, अपचयन, और जिंक वाले को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये वैल्यू, ये जो मान उठा के कहाँ रखेंगे, सामान्य समीकरण में रख देते हैं। अब आप देखो, यानी Kc का मान सामान्य समीकरण में या सामान्य नसर्ट समीकरण में रखते हैं, यानी यहां से क्या बनेगा, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटे में कितना, n। अब यहाँ n देखो कितने होंगे भैया, यहाँ n हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे 2, यानी दोनों में प्लस प्लस बराबर है, तो n कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। हालांकि ये 2 अगर हम ना लिखें तो n ही रहने दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, log 10। अब देखो हम Kc की जगह क्या लिखेंगे, Zn बटे और कॉपर, Zn बटे कॉपर। अब एक चीज समझो आप, Zn पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कॉपर अपचयन होता है, यानी नसर्ट समीकरण जो हमें मिलेगी, नसर्ट समीकरण क्या मिलेगी, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटे में n log 10 ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन। हमें ये जो समीकरण बाबू मिली है भैया, ये एकदम बेहतरीन नसर्ट समीकरण है। हम यहाँ से काम करेंगे, कोई भी हमारा डेनियल सेल आता है, जरूरी नहीं कि जिंक और कॉपर का ही है, कोई भी डेनियल सेल आता है तो हम वहां पर उसके हिसाब से सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभवों को, ये ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो, ये सांद्रता है उसकी, सांद्रता है, ध्यान रखना, यानी Zn की सांद्रता और Cu की सांद्रता, ये बात हम लिखेंगे फाइनली, समझ रहे ना। ऑक्सीडेशन ब्रैकेट लगाना तो लगा लो बटे रिडक्शन,
तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही है। अब हमारा बचता है, अच्छा एक चीज थोड़ा और समझ लो शॉर्टकट में, नोट नंबर 3 है हमारा ये। जब अर्ध सेल दिया हो, जब अर्ध सेल दिया हो, अर्ध सेल दिया हो तो क्या करेंगे भैया, अर्ध सेल ना पढ़ो, ये हम पूरा पढ़ाएंगे आपको, ये अनुप्रयोग में पूरा पढ़ा देंगे। अनुप्रयोग जो है ना इसके अर्थात समीकरण के अनुप्रयोग, उसमें पढ़ाएंगे पूरा। तो भैया आज की क्लास सिर्फ इतनी ही रखो, और अपने वीडियो को जरूर लाइक करो और शेयर करो, और अपने साथियों को भैया शेयर करना ना भूलो, है नहीं। और वीडियो को भाई पूरा देखो, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तभी हम कुछ आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी बच्चों को नमस्ते, मिलते हैं कल अगली नई वीडियो में।